जय हिंद। चलिए आज मैं भारत के महान इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी न पूरी होती शिक्षा। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो साथियों, प्राचीन काल में हमारा भारत समृद्धशाली, शक्तिशाली एवं विश्व गुरु के नाम से सुशोभित था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगन्नाथपुरी जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे। सैकड़ों विश्वविद्यालय भारत में थे। अकेले नालंदा में केवल 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन आज यह स्थिति है कि भारत से लोग पूरे दुनिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में भारत के विद्यार्थी मिलेंगे पढ़ते हुए। कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि यूक्रेन और रसिया से जो वार हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हमारे देश के हजारों विद्यार्थी फंसे हुए थे। उनको फिर भारत सरकार ने वापस विकट परिस्थितियों से वापस लाया। तो इस प्रकार से हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया नामों से सुशोभित करती थी। लेकिन पूरे दुनिया के लोग भारत को विश्व गुरु क्यों कहते थे? क्या भारत के लोगों ने पूरे दुनिया वालों को गर्दन पर तलवार रख करके कहलवाया तुम मुझे विश्व गुरु कहो? या पूरे दुनिया के लोग मूर्ख थे जो भारत को विश्व गुरु मानते थे? या भारत ने पूरे दुनिया को ऐसा कौन सा संस्कृति दिया, या भारत से कौन सी ऐसी संस्कृति पूरे दुनिया में गई कि पूरे दुनिया के लोग भारत को विश्व गुरु मानते थे? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं और भारत के उस महान इतिहास के बारे में जानते हैं। चलो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो भारत इतिहास का वह भाग जहां से इतिहास शुरू होता है तो प्राग ऐतिहासिक काल है। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। अब आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाण काल आता है। कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य जो है खुले आसमान के नीचे रहता था, जंगली जानवरों का मांस और जंगली फलों को खाकर ही अपना जीवन निर्वहन करता था। उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के अंतर इसको 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आधे ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आता है। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता आता है। यह जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3700 से लेकर के 4000, लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। और ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है 16 महाजनपद। कितना? 16 महाजनपद ऐतिहासिक के अंतर्गत। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा देश जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें कि 14 महाजनपदों में राजतंत्र था और 2 महाजनपद में गणतंत्र था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी के समय काल में 563 ईसा पूर्व में
563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होता है। तो साथियों 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और यही से भारत की वास्तविक इतिहास का वर्णन है। जो भारत की वास्तविक इतिहास है और भारत का जो प्रमाणिक इतिहास है वह जो है कि बुद्ध और 16 महाजनपद के समय काल से ही शुरुआत होता है। जो प्रमाणिक इतिहास है पूरे विश्व में उपलब्ध है जो। लेकिन हम आज प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं, तो इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। उसे आसानी से समझने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में अंग्रेज और मुगल काल आते हैं। इस आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अंग्रेज और मुगल काल, मध्यकालीन इतिहास जिसमें सल्तनत काल और प्राचीन इतिहास। आज हम इस सिर्फ प्राचीन इतिहास पर हम बात जानकारी लेते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए इसके 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत? 4 स्रोत। इस प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 4 स्रोत हैं और वो स्रोत इस प्रकार से हैं। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमें जो जानकारी मिलता है, हमें धार्मिक ग्रंथों से भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इस प्रकार से है। वेद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, वेद है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं, जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, और पुराण। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं, 1,028 सूक्त इत्यादि का वर्णन है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली वेद है। यजुर्वेद यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद जो है उसमें श्राप, मंत्र, तंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन है।
और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद क्या करता है? कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अब न पता कैसे कन्याओं की जन्म की निंदा करता है और कन्या से क्या उसका ताल्लुकात है, तो वो तो वही लिखने वाले बताएंगे। उसके बाद बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में जो प्रमाणिक ग्रंथ है, बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं वो पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि वेद संस्कृत में लिखा गया है। तो इसमें त्रिपिटक को समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब अनुशासन की टोकरी। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक। जातक कथाएं, ये जो है इस 549 इसका वर्णन मिलता है। 549 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। ये भी बौद्ध ग्रंथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक ये तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि वेद और पुराण ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा जो है ईसा पूर्व की भाषा है और संस्कृत जो है ईसा के बाद की भाषा है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि संस्कृत ईसा के बाद मिलता है, मैं बताता हूं। और पाली, ये जो सभी भाषा है पाली में है। पाली में। और इस पाली को आप जानते हैं कि पाली को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिसप को जाता है। सन 1837 में 1837 में जेम्स प्रिसप ने इसे सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को, स्तंभ लेखों को, गुहा लेखों को पढ़ा था, क्योंकि वह प्राकृत और पाली भाषा में ही थे। अब जानते हैं कि 1837 से जेम्स प्रिसप ही ने क्यों पढ़ा। इसके पहले अंग्रेजों से आने से पहले भारत में एक लंबे दौर तक मुगल और सल्तनत काल का समय था, लेकिन उन लोगों ने इस भाषा या भारत के संस्कृति या भारत के महान संस्कृति से कोई ज्यादा उन लोगों को लेना देना नहीं था। कारण वो लोग अपने हाव भाव की जिंदगी में, ऐशो आराम की जिंदगी में ही ज्यादा अपना समय गुजर बसर किए, इसलिए उनको भारत की संस्कृति या भारत का जो महान विरासत था उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन एक प्रमाण मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक, उसने जब अशोक के स्तंभों को देखा तो वह अचंभित रह गया था कि ये वास्तव में ये क्या है, इतना सुंदर, इतना चमकदार। तो उसने मन बनाया कि इसे मैं अपने किले में लेकर चलूंगा दिल्ली। अशोक के 2 स्तंभ, जो एक टोपरा अंबाला से मिला था उसको, और एक मेरठ से, उन दोनों स्तंभों को उसने उखड़वा करके, हाथियों से खिंचवा करके दिल्ली, फिरोज शाह कोटला, जो उसका आज भी जो लोग जाएंगे फिरोज शाह कोटला में, अशोक के उन स्तंभों को देख सकते हैं जो उसने फिरोज शाह तुगलक ने सन 1356 में उखड़वा कर लाया था। फिरोज शाह तुगलक का जो राज दरबारी कवि है शम्स सिराज अफीफ, उसने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि फिरोज शाह तुगलक ने उन स्तंभों को लाने के लिए 42 पहियों की गाड़ी का निर्माण कराया था। 42 पहियों का गाड़ी, और अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया
रुई के इंतजाम के लिए, इसलिए कि उसको उसमें रुई लपेट कर लाया जाए कि उसमें किसी भी प्रकार का खरोंच या किसी भी प्रकार का टूट फूट ना हो। इसके लिए उसने उन स्तंभों को ला करके यहाँ फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया और पढ़ने के लिए पूरे देश भर के विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी पढ़ने में कोई सफलता प्राप्त नहीं किया था। लेकिन जेम्स प्रिसप ने इसको 12 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद उस लिपि को पढ़ लिया था। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। प्राकृत और पाली लिपि है, उसको मैं बताऊंगा। अकबर ने भी अशोक की शिफ्ट कराया इलाहाबाद के किले में। और आप देखेंगे कि एक वो दौर था, लंबे समय तक शासन मुगल का भी रहा है। शाहजहां, जिसने अपने एक बीबी के याद में, एक अपने बीबी के कब्र के ऊपर उसने ताजमहल का निर्माण करवाया। उस समय के 223 मिलियन डॉलर रुपया खर्च करके उसने एक सिर्फ अपने बीबी के याद में ताजमहल का निर्माण कराया। आज के डेट में 7,000 करोड़ रुपया होता है। सोचिए, ठीक उसी समय काल में दुनिया के दूसरे कोने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था, और हमारे भारत में ताजमहल। इस कारण से पूरे दुनिया के दूसरे कोने में वैज्ञानिक आविष्कारक पैदा होते हैं और हमारे देश में बाबा पैदा होते हैं। हमारे देश में बाबा पैदा होते हैं। वो बाबा जब ही एक नया आविष्कार करते हैं तो ये जेल के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, अंधविश्वास डालना, यही तुच्छ मानसिकता के लोगों को का शासन जो था, इन लोगों ने सिर्फ हाव भाव की जिंदगी जिया। जबकि उस समय काल में अमेरिका, यूरोप में यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था। वो भी भारत से प्रेरणा लेकर के ये लोग उसका निर्माण करा रहे थे। तो कारण यह है कि हमारी जो महान संस्कृति है इसी प्रकार से नष्ट होती चली गई। अब आते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की, ये जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात, इसमें भी मौर्य पीरियड का या उससे भी पहले के इतिहास की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से। इसके लेखक पाणिनि है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे भारत के इतिहास जो मौर्य पीरियड है या उससे भी पहले की जानकारी मिलती है। इससे यह साबित हो जाता है कि अष्टाध्यायी या तो मौर्य पीरियड काल के समय में ही लिखी गई होगी या तो उसके बाद ही लिखा गया होगा। और यह संस्कृत व्याकरण की ही प्रथम पुस्तक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कब लिखा गया होगा। उसके बाद महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। पतंजलि जिसको योग गुरु भी कहते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे पतंजलि, और योग दर्शन इत्यादि दर्शन का इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, और इनको योग गुरु कहा जाता है। इसने महाभाष्य लिखा, लेकिन इसने महाभाष्य में शुंग वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। शुंग वंश
शुंग वंश कब था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना होता है और पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रथम राजा बनता है। और इसी के पतंजलि जो है इनका गुरु था। पुष्यमित्र शुंग का जो गुरु है वो पतंजलि है। तो इससे भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण है जिनमें की सबसे जो महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाया जाता है। जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, और वायु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन है। और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वायु पुराण में किसका? गुप्त वंश का वर्णन है। गुप्त वंश। अब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है और इसमें आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आंध्र सातवाहन वंश कब था? तो आंध्र सातवाहन वंश मौर्य वंश के तीसरा वंश है। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद तब आंध्र सातवाहन वंश आता है। और इसमें जो है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, तो इससे भी साबित हो जाता है कि जो 18 पुराण है यह मत्स्य पुराण के बाद ही लिखा गया होगा सभी पुराण। तो इससे भी साबित हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पुराण ईसा के बाद लिखे गए हैं। ईसा के बाद। और ये सभी पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। अब सवाल, लेकिन एक महत्वपूर्ण और बात है कि इसी मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण में ही मिलता है। विष्णु के कौन कौन से अवतार थे? तो विष्णु के मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम, बलराम, कल्कि इत्यादि अवतार जो है वो इस मत्स्य पुराण में ही इसकी जानकारी मिलती है। अब एक गुप्त वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का जो वर्णन है, इस वायु पुराण में वामन अवतार जो हुआ था उस गुप्त वंश के काल में ही हुआ था। और इसे समझने के लिए, इसे ट्रिक से समझने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। भीमवा मार। भीमवा मार। अब इसे ट्रिक से समझेंगे कि बी से विष्णु पुराण, म से मत्स्य पुराण,
वि से विष्णु पुराण, और म से मत्स्य पुराण, वा से वायु पुराण, और मार यम से मौर्य वंश, ए से आंध्र सातवाहन वंश, और आर इसमें साइलेंट रहेगा, जी इसको मानेंगे मांग, जी से गुप्त वंश हो गया। इसको याद करने के लिए शॉर्टकट से बीमवा मार। बीमवा मार का मतलब आप जानते हैं कि लोग जो सेना में या फौज में जाते हैं तो बीम मारना पड़ता है। हम लोग भी जब फिजिकल दिए थे आर्मी में तो 10 बीम मारना पड़ता है उसमें, और 10 बीम का 40 नंबर मिलता है। तो लोग सभी लोग जानते हैं कि बीमवा मार यानी बीम मारने के लिए कह रहा है। और इससे बी से विष्णु पुराण में मौर्य वंश, म से मत्स्य पुराण, व से वायु पुराण। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बाद दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत जो है इंडिका, इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। इंडिका सीयूकी फोक्यूकी सीयूकी के लेखक हर्षवर्धन है। फोक्यूकी के लेखक फायान है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। वेनसान हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। बाणभट्ट एवं कादम्बरी, बाणभट्ट एवं कादम्बरी, इसके लेखक हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। इससे भारत के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त चाणक्य हैं। इससे भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से भी राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। इससे भारत के प्राचीन जम्मू और कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है हमें राजतरंगिणी से। ये तो हो गया ऐतिहासिक ग्रंथों में। अब आते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। अब इसमें हम देखते हैं कि विदेशियों ने क्या विवरण दिया है भारत के इतिहास के बारे में। उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में विदेशियों के विवरण में फेनसांग जो है यह 629 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे और 15 वर्ष तक भारत में ठहरकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए, पूरे भारत का भ्रमण किए। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहे, यानी 15 वर्ष तक ये भारत में ठहर कर फिर वापस
चीन लौट गए थे बौद्ध ग्रंथों के लेकर के। वे इंसान इन ये जो है कि सीयूकी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। सीयूकी सीयूकी। अब फायान, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इससे बौद्ध ग्रंथों का 400 पेज इन्होंने तैयार किया था। इन 400 पेज भारत से लेकर ये वापस चीन गए थे। फिर संयुंगन, ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। संयुंगन, ये भी चीन के यात्री थे। ये सभी चीन के यात्री हैं। अब इसके बाद जो यूनान के यात्री हैं उनके बारे में वर्णन कर देख लेते हैं। डाइमेकस, डाइमेकस से बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। बिंदुसार, डाइमेकस जो है सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस, यह अशोक के राज दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था भारत में। इसने भी भारत के बारे में वर्णन किया है। टालमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। टालमी भारत के भूगोल नामक पुस्तक का लेखक जो है टालमी है। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। इसने भी भारत के बारे में वर्णन किया है। अब जो इतिहास का पिता है हेरोडोटस, इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। हेरोडोटस हिस्टोरिका। अब इसको हम ट्रिक से जानने के लिए हमने ट्रिक बनाया है चंद्रगुप्त
ने भी चंद्रगुप्त ने विदाई में अड़ा टीवी लेने, लीने। अब इसको ट्रिक से ऐसे जानेंगे कि चंद्रगुप्त ने विदाई में अड़ा टीवी लेने। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर के गर्दन पर तलवार रखा और उसको युद्ध में पराजय किया, उसके बाद जब सेल्यूकस गिड़गिड़ाने लगा तो अपने बेटी कार्नेलिया को उसने चंद्रगुप्त के साथ विदाई करने के लिए राजी हुआ और कहा कि आप हमारे बेटी को ले लीजिए लेकिन हमारा जान बख्श दीजिए। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि बकलोलवा केवल लड़की देकर ही विदाई करेगा, हमको टीवी चाहिए। टीवी ना देकर के 4 प्रांत दिया और वो 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। इन 4 प्रांतों को देकर ही अपना जान को बचाया और काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दिया और साथ ही साथ अपने बेटी कार्नेलिया को भी विदाई किया। तो चंद्रगुप्त ने विदाई में अड़ा टीवी लेने के लिए। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, बी से बिंदुसार, बिंदुसार, डाइमेकस। इनके राज दरबार में जो है डाइमेकस आया था। डाइमेकस। अ से अशोक, इनके राज दरबार में डायोनेसियस आया था। डायोनीसियस। टी से टालमी, टी से टालमी। प्लस बी से भारत का भूगोल, टी से टालमी, बी से भारत का भूगोल, लीने। अब उसको प्लीनी जो है उसको लेने के लिए हमने, अब समझ जाएंगे कि प्लीनी, ली से प्लीनी हो गया। प्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। बी से बिंदुसार, बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। आप देख सकते हैं डाइमेकस। अ से अशोक, अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनिसियस। टी से टालमी, टालमी जो है बी से भारत का भूगोल। और प्लीनी जो है, लीने की यहाँ मैंने लिखा हूं कि चंद्रगुप्त ने विदाई में अड़ा टीवी लेने के लिए, तो ली से प्लीनी हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है कि प्लीनी, और इसने कौन सा पुस्तक लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, पुरातात्विक सबूत। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक सबूत यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके निर्माता जो है सर अलेक्जेंडर कलिंगम है। इन्होंने पुरातत्व का भारत में स्थापना किया था और इससे पूरा प्रमाणित
इतिहास का पता चलता है, ये भारत के पुरातन चीज जो है, प्राचीन चीजें हैं, उस पर ये रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। तो ये हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो मैं आपसे बता दूं, भारत में जानकारी का जो है पुरातत्व का सहगौरा अभिलेख, सहगौरा, एक गोरखपुर में मिला है। सहगौरा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उस समय में राजा जो है कि प्रजा से अमीर जो थे, जिम्मेदार जो थे, उनको आदेश दिया था कि वो एक जगह पर धन इकट्ठा, तेल, कपड़े इत्यादि चीजें, धान ला करके वो एक जगह इकट्ठा करेंगे, वहां से गरीबों के लिए दान दिया जाएगा। इस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। और दूसरा अभिलेख मिला है महास्थान। महास्थान है बांग्लादेश। महास्थान बांग्लादेश, यहां से भी इस सेम यही चीजें यहां पर भी लिखी गई है। सांची, सारनाथ, सांची, आप 200 के नोट पर सांची का स्तूप देख सकते हैं। सारनाथ, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था सारनाथ में। सारू मारू, रुम्मी देई, रुम्मी देई अभिलेख जो मिला है, इससे जानकारी मिलता है कि अशोक ने उपज का 8वां भाग लेने के लिए आदेश दिया था। उपज का 8वां भाग। रूपनाथ, मास्की, मास्की से ही भारत के मास्की एक ऐसा शिलालेख है जहां से बुद्ध का नाम बुद्ध और अशोक का नाम अशोक मिला है। मास्की शिलालेख एक कर्नाटक में है, गुर्जरा। इत्यादि हजारों। मैं आपसे बता दूं कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 5000 अगर पुरातात्विक अवशेष हैं तो उन 5000 में से 4500 केवल बुद्ध पर है, और ज्यादा से ज्यादा अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख पर ही लिखा गया है। मैंने बताया था कि सिंधु लिपि और पाली लिपि, देवनागरी लिपि में क्या अंतर है और किससे कौन कितना मेल खाता है, इसके बारे में तो मैं, आप यहाँ देखिए, मैं उसको भी बता देता हूँ कि सिंधु की लिपि क्या थी। अब मैं पाली भाषा को लिख कर बताता हूँ कि इसका जो लिपि क्या है। इसमें अ, आ, ई, अंग, फिर री, फिर क। पाली का जो क, ख, ग इत्यादि इत्यादि शब्द जो हैं ये पाली के हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता के। आप देखेंगे कि इससे और इससे कुछ शब्द जो मेल खाते हैं, क्योंकि इसके और इसके में अंतर सिर्फ 500 साल का अंतर है सिर्फ। अब देवनागरी में हो जाता है क। अब देखेंगे कि यही क जो पाली का एक क है, ये ऐसे होता है क, और बाद में इसका रूपांतरित रूप ऐसे हो गया क। पाली का जब एक ख है वो बाद में इस प्रकार से हो गया ख, ख ऐसे खड़ी पाई हो गया ऊपर से ऐसे।
ग, जो पाली का इस प्रकार से ग है, वो इसका रूपांतरित होकर के इसी तरीके से ऐसे हो गया ग। घ, ट देखेंगे, पाली का ट ये है, पाली का ट इस तरीके से है और इसी में ऐसे होकर के ट बन गया। इस प्रकार से हमारे पाली से ही देवनागरी की जो लिपि है वो पाली लिपि से ही निकल करके, ब्राह्मी लिपि से ही निकल करके आया है। तो आप इसको मिला सकते हैं, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता से और पाली की जो लिपि है वह लगभग 25 से 30% मैच खाती है, उससे मेल खाती है। इससे यह साबित हो जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि है अपने विकास के चरम सीमा पर आते आते वह इस प्रकार से आकर के रूपांतरित